रामगढ़ गांव की सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करती थी। वहाँ की हरियाली जो सुबह के समय पक्षियों की चहचहाहट से और भी सुहानी हो जाया करती। लेकिन इस गांव में एक लकड़हारा रहा करता था जो कि बेहद ही गरीब था। वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी रज्जो के साथ रहता था। सुबह के समय रज्जो अपनी झोपड़ी के बाहर झाड़ू लगा रही होती है और खुद से बोल रही होती है, जब से मेरा इस लकड़हारे से ब्याह हुआ है तब से तो मानो मेरी किस्मत ही फूट गई। सारा दिन काम करने के बाद भी एक वक्त का खाना खिला पाता है ये लकड़हारा मुझे। केशव तभी उसकी बातों को सुनते हुए जागता है और अपनी आंखें मसलते हुए खुद से कहता है, अरे इसे कितना समझाऊं? मैं भी तो मेहनत करता हूँ ना, औरों के मर्द की तरह पूरे दिन बिस्तर पर तो नहीं पड़ा रहता हूँ, लेकिन ये है कि कभी भी चुप नहीं रहती है। और इधर झाड़ू लगाते हुए रज्जो फिर से खुद से कहती है, अरे अब तक सोया हुआ है, खाने को घर में एक अन्न का दाना नहीं है। कल शाम में इसे लकड़ी नहीं मिली तो वापस आ गया। ये नहीं कि पास के घने जंगल में जाकर लकड़ी काट लाए। अब केशव उठकर खाट पर बैठ जाता है और खिड़की से अपनी पत्नी की बातें सुनते हुए खुद से ही बोलता है, ये क्या चाहती है? मैं उस झील के पास वाले जंगल में जाकर अपने आप को किसी जंगली जानवर का शिकार बना लूं। अब रज्जो के पास रामू आता है और कहता है, अरे भाभी क्या बात हो गई? सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? आ गया नमूना, ये भी कम नहीं है। मेरे पति को बिगाड़ने में इसका भी पूरा हाथ है। वहीं केशव भी खिड़की से रामू को रज्जो से बात करते हुए देखकर खुद से फिर से बोलता है, आ गया मेरी रज्जो को भड़काने के लिए, और ये है कि अभी कुछ मिनटों में ही इसकी बातों में आ भी जाएगी। रामू तंबाकू खाते हुए रज्जो से बात करता है, अरे क्या बात है, क्या जानना है? मैं क्यों गुस्से में हूँ? ताकि तुम पूरे गांव में मेरे बारे में बातें फैला सको और मेरी चुगलियां कर सको। अरे भाभी, वैद्य जी भी कहते हैं गुस्सा करना सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। तुम्हें मेरी सेहत की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है रामू। जब मेरे मर्द को ही मेरा थोड़ा भी ख्याल नहीं है तो तुम्हारे सोचने से भला क्या ही हो जाएगा। अरे केशव भैया भी आपके लिए बहुत सोचते हैं, लेकिन क्या है ना, गरीबी होती ही ऐसी चीज है। किसी एक चीज के बारे में सोचो, 10 समस्या पहले खड़ी रहती हैं। अरे ये तो तुम ठीक कह रहे हो रामू। वैसे उनसे कोई काम था क्या तुम्हें? यहाँ कैसे आना हुआ? ना ना भाभी, मैं तो आपको गुस्से में देखकर यहाँ चला आया। जरा भाभी का गुस्सा शांत तो करूं। और देखो, मैं तो अब ठीक हूँ, जा रही हूँ अपने मर्द को उठाने, भेजती हूँ काम पर। केशव अपनी खिड़की से दोनों की बातें सुन रहा था। देखा, रज्जो से दो मीठी बात क्या करो, खुद को तो भूल ही जाती है। सही कहा है किसी ने, लड़कियों में दिमाग ही नहीं होता है। इतना कहने के बाद रज्जो अपनी झोपड़ी में आती है और केशव को उठा देखकर बोलती है, अरे क्या बात है, आज तो मेहनती लकड़हारा खुद ही उठा हुआ है। लगता है कल मेहनत नहीं की तो नींद नहीं आई होगी। क्यों जी, सही कहा ना मैंने? जो मेहनत करता है वही जानता है कि चैन की नींद होती कैसी है। तुम सुबह से शुरू होती हो तो रात में सोने से पहले बंद नहीं होती हो। कहाँ से लाती हो इतना बोलने की ऊर्जा? अरे सुबह सुबह मुझे तुम्हें कुछ कहने का इरादा नहीं है, इसीलिए चुपचाप अपनी कुल्हाड़ी उठाओ और अपने काम पर निकल जाओ। केशव भी अपनी झोपड़ी के एक कोने से कुल्हाड़ी उठाता है और लकड़ी काटने के लिए निकल जाता है और वो जंगल की ओर जाते हुए खुद से बोलता है, मैं माँ को कहता था, आप मेरे लिए सब कुछ है, आपके सिवा मुझे और कोई नहीं समझा सकता। लेकिन नहीं, उन्होंने मेरी शादी करवा दी और उसके बाद मुझे छोड़कर भी चली गई। यहाँ तो मुझे कोई सूखा पेड़ भी नहीं दिख रहा है। लगता है कल की तरह आज भी मुझे लकड़ी नहीं मिलने वाली है। केशव जंगलों में घूम घूम कर देखता है। यहाँ तो मुझे कोई भी सूखा हुआ पेड़ नहीं मिल रहा है। मुझे आगे वाले जंगल जाना ही होगा, वरना आज लकड़ी बेचकर कुछ पैसे घर नहीं ले गया तो रज्जो तो मुझे घर में भी घुसने नहीं देगी। इतना बोलने के बाद जंगलों को देखता हुआ केशव आगे बढ़ता है
हे प्रभु, मैं झील के पास वाले जंगल की तरफ जा रहा हूँ। मेरी रक्षा करना और मेरी रज्जो को विधवा मत होने देना। एक मैं ही तो हूँ जो उसका सहारा हूँ। केशव को एक सूखा हुआ पेड़ नजर आता है। मैं तो लगभग झील के किनारे आ गया हूँ, लेकिन जल्दी से पेड़ काटता हूँ और घर की तरफ लकड़ी बांधकर भाग जाऊंगा। केशव भी अब ऐसा ही करता है। वो जल्दी से लकड़ी काटता है और लकड़ियों का एक गट्ठर बनाता है और उसे अपने सर पर रखकर वहाँ से तेज तेज चलने लगता है। शाम होने को आई है केशव, जल्दी जल्दी चल, वरना किसी जानवर को तेरी थोड़ी भी खुशबू आई तो समझ आज रज्जो को विधवा होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। केशव के सर पर गमछा था, कमर में कुल्हाड़ी टंगी हुई थी और सर पर लकड़ियों का बोझ था। अब केशव खुद से ही अफसोस करते हुए कहता है, एक तो सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है, अब तो मुझे कमजोरी भी महसूस होने लगी है। अब केशव थका हारा हरे जंगल से चलते हुए अपनी लकड़ियों को बेचकर जो 10 रुपए कमा पाता है उसे लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। तभी रास्ते में उसे रामू की पत्नी बिंदिया मिलती है। अरे केशव भैया, शाम ढलने को आई है, कहाँ से आ रहे हैं आप? अरे बिंदिया बहन, अभी मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेच कर ही आ रहा हूँ, आज लेट हो गया। अच्छा, जंगल से लौट रहे हैं आप, वो भी इस समय? मैं तो कहती हूँ आप अपने साथ उन्हें भी ले जाया करो। रामू से तो मैं कहता हूँ मेरे साथ ही लकड़ी काटने चला कर, लेकिन वो है कि मानता ही नहीं है। कहता है मुझे खाने के बाद नींद इतनी आती है, मुझसे कोई काम नहीं होता है। मैं तो इस इंसान से परेशान हो गई हूँ। खाने सोने और दूसरों की चुगली के अलावा इन्हें आता ही क्या है? सारा दिन सोते सोते रहते हैं, तभी तो दूध भी निकल आई है बाहर। ये तो आप ठीक कह रही है बिंदिया बहन, मेरा मतलब ठीक है तो मैं चलता हूँ। घर जाऊंगा तो रज्जो शाम के खाने के लिए राशन लाने भी जाएगी बनिए की दुकान पर। ठीक है भाई साहब, अब मैं भी चलती हूँ, बच्चों को खाना खिलाने का समय हो गया है। बिंदिया रामू की पत्नी थी और वो रामू से परेशान रहा करती। अब वो केशव से बातचीत कर अपने घर की तरफ निकल जाती है और इधर केशव भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। केशव ने अपने घर के दरवाजे पर आकर चप्पल खोली ही थी कि रज्जो घर में बन बनाने लगती है और खुद से बोलती है, इस आदमी से तो एक काम नहीं होता। बताओ, संध्या का समय हो गया है। अरे यूं नहीं कि घर लौटाओ, लेकिन नहीं, ये भी इससे नहीं होगा। कल तो भूखा ही रखा और ऊपर से सुबह भी कुछ खाने को नसीब नहीं हुआ। अब रज्जो घर में आए हुए केशव को देखती है और कहती है, लो भाई, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। आ गए तुम, आज भी भूखा सुलाने का इरादा है क्या? नहीं रज्जो, आज मैं लकड़ी बेचकर पूरे 10 रुपए लेकर आया हूँ। लो और जाओ बनिया जी की दुकान से चावल ले आओ। अरे वाह, क्या बात है, 2 दिन के राशन का बंदोबस्त हो ही गया। हाँ, आज मैं झील वाले जंगल की तरफ गया था, लेकिन मुझे तो वहाँ जाकर भय भी लग रहा था। अरे आपने बड़े विद्वानों के मुंह से नहीं सुना क्या? अरे डर के आगे ही तो जीत है। अगर गलती से झील वाले जंगल का कोई जंगली जानवर आकर मुझे खा जाता तो मेरा क्या होता, कभी सोचा है? रज्जो भी ना सिर्फ पैसों के पीछे पागल हुई रहती है। मैं अभी बनिए की दुकान से लौट रही हूँ और आकर खाना बनाती हूँ। रज्जो जाते हुए पैसों को देखकर खुद से बोलती है और केशव सुन रहा होता है। अरे क्या बात है, आज बड़े दिनों बाद इतनी बड़ी रकम देखने को मिली है। मैं तो इन्हें रोज ही कहती हूँ थोड़ी मेहनत करके काम कर लो, लेकिन इन्हें तो बस उतना कमाना है जितने में एक दिन का गुजारा ही हो पाए। इतना कहने के बाद ही रज्जो बनिए की दुकान की तरफ निकल पड़ती है और इधर केशव खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रहा होता है। वो अपनी सूखी लकड़ी से शरीर को देखकर खुद से बोलता है, एक तो मेरे शरीर को भी ना जाने क्या हो गया है। लकड़ी काटते काटते एकदम लकड़ी की तरह ही होता जा रहा हूँ। केशव खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखता है तो मौसम बहुत खराब था। लगता है मौसम खराब होने वाला है। चलो कोई बात नहीं, आज तो मैं 2 दिन के राशन के पैसे ले आया हूँ, वो भी लकड़ी बेचकर। वहीं रज्जो भी चावल लेकर अब घर आती है। अरे आपने बाहर का मौसम देखा है, कितना खराब है। अच्छा हुआ जो तुमने 2 दिन के खाने का बंदोबस्त कर लिया।
मैंने ऐसा कुछ सोचकर लकड़ी नहीं काटी थी, बस लकड़ी की किस्म अच्छी थी तो मालिक ने 5 रुपए ज्यादा दे दिए। अरे अच्छी बात है, तो आप इसी किस्म की लकड़ी क्यों नहीं काटते हैं जिससे अच्छे पैसे भी आए। रज्जू खाना बनाने लगती है और केशव खाट पर लेट जाता है और केशव कहता है, इस किस्म की लकड़ी सिर्फ हमें जंगल में मिलती है, वो भी झील के पास जहाँ कोई भी गांव का आदमी नहीं जाता है। अरे तो क्या हो गया, तुम्हें तो अपना काम करना है ना, कौन सा गांव वाले हमारा पेट भरने आ रहे हैं। मैंने तुमसे ये कहा रज्जो कि वहाँ जंगली जानवर रहते हैं जो तुम्हारे पति को जिंदा चबा जाएंगे। अरे जी, किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर किस्मत अच्छी हो तो शेर के सामने से निकल जाएं और तब भी कुछ ना हो, और अगर किस्मत बुरी हो तो राह में चलते हुए भी कुत्ता काट लेता है। पैसे के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है, यहाँ तक कि अपने पति की जिंदगी को भी दांव पर लगाने के लिए। बोल तो ऐसे रही है जैसे शेर इसका भाई और मेरा साला है। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। हाँ, मैं कल से पक्का झील वाले जंगल की तरफ ही जाया करूँगा और वहाँ से अच्छे किस्म के पेड़ों को काट कर मालिक से बेचा करूँगा। अजी मैं तो कहती हूँ आप कुछ पैसे जमा भी कर लो, कल को हमारे बच्चे होंगे, हम तो भूखे भी रह लेंगे, लेकिन उन्हें तो खिलाने के लिए पैसे चाहिए ना। रज्जो तुम्हारी बात एकदम ठीक है, लेकिन अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे काम का और सोच रहा हूँ रोज 2 पेड़ों को ही काटा करूँ जिससे कुछ पैसे मैं जमा भी कर पाऊँ। रज्जो को पैसों का बहुत लोभ था। वो पैसों के लिए ना तो अपने पति केशव की सेहत देख रही थी और ना ही वो अपने पति को झील वाले जंगल जाने से रोक रही थी। केशव और रज्जो दोनों आपस में ये बातें कर रहे थे कि तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है। अरे अरे जल्दी खिड़की बंद करो वरना घर में पानी आ जाएगा। ये मौसम को आज ही खराब होना था, कहीं ये बारिश 2-3 दिन रही तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। अरे कभी तो अच्छा कुछ बोल लिया करो, चुप चुप बोलो, कल तक बारिश खत्म हो जाएगी। केशव अपने दरवाजे से बारिश को देख रहा था और रज्जो खाना खाने लगती है। अब तुम्हारी बारिश को निहारने से अगर बारिश रुक जाए तो सारी रात बारिश को निहारते रहो। नहीं नहीं, मैं तो बस इस मौसम का आनंद ले रहा था। चलो चलो अब खाना खा लो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। अब रज्जो और केशव बारिश का आनंद लेते हुए खाना खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह तक बारिश होती रहती है। पहले रज्जो उठती है और वो झोपड़ी का दरवाजा खोलती है। अरे ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आज का तो राशन है, लेकिन अगर ऐसे ही तेज बारिश होती रही तो चारों तरफ पानी आ जाएगा। रज्जो की आवाज को सुनकर केशव भी उठ जाता है। अरे क्या बात है रज्जो, अब तक बारिश नहीं रुकी क्या? मुझे तो बहुत ज्यादा ही चिंता हो रही है कल के लिए। मैं तुम्हें कहती थी ना कुछ पैसे बचा कर रखो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मजा आता है घर में आराम करके। मैंने कब दिन में आराम किया था ये तो मुझे खुद भी ठीक से याद नहीं है। अरे ये बारिश नहीं रुकने वाली है, पूरा गांव सुनसान पड़ा है, कोई कहीं नजर नहीं आ रहा। जब ये बारिश बंद हो जाए तो मुझे जगा देना, मुझे तो अभी भी बहुत नींद आ रही है, मैं तो चला सोने। इतना बोलकर केशव अपनी खाट पर जाकर लेट जाता है। इधर रज्जो कल के लिए परेशान हो रही थी, क्योंकि रज्जो के पास तो आज के लिए खाना था, लेकिन कल भी अगर ऐसे ही बारिश रही तो उन्हें भूखे रहना पड़ेगा। अब दूसरा दिन भी बीत जाता है और तीसरे दिन की सुबह भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अरे आज ये बारिश नहीं रुकी तो मेरे घर में चूल्हा कैसे जलेगा। जहाँ रज्जो परेशान हो रही थी तो वहीं केशव को खर्राटे लेते हुए देखकर रज्जो कहती है, इसे तो किसी चीज की चिंता ही नहीं है, जब भूख लगेगी तो उठेगा। रज्जो अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। ना जाने ये बारिश क्यों नहीं रुक रही, लगता है इंद्रदेव नाराज हैं। हे इंद्रदेव अब तो बस करो, अगर आप ऐसे ही बरसते रहे तो हम गरीबों की रोजी रोटी का क्या होगा, हम क्या खाएंगे और कहाँ से खाएंगे। अब केशव उठता है और कहता है, खाने को कुछ है तो दे दो रज्जो। रज्जो अरे उठ गया कुंभकर्ण, लगता है तुम्हें याद भी नहीं है कि आज बारिश का तीसरा दिन है और अपने पास सिर्फ 2 दिन का राशन था। अरे
मुझे तो बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। चलो अब जब बारिश खत्म हो जाए तो मुझे उठा देना। इतना बोलने के बाद ही केशव फिर से लेट जाता है। अरे इस कुंभकर्ण को अब उठने में 6 महीना लगने वाला है। बारिश बंद हो गई, बारिश बंद हो गई। क्या हुआ? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ जी, सब ठीक है। अब उठ ही गए हैं तो ये लो अपनी कुल्हाड़ी पकड़ो और लकड़ी काट कर ले आओ। मुझे तो बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। क्या मैं थोड़ी देर बाद नहीं जा सकता हूँ? नहीं जी, मुझसे अब और भूख बर्दाश्त नहीं होगी। तुम अभी के अभी जाओगे लकड़ी काटने। अब केशव अपनी बीवी के ताने खाने से अच्छा जंगल जाने का फैसला करता है और जंगल की तरफ थोड़ी दूर चलने के बाद थक जाता है। कितनी कमजोरी महसूस हो रही है। लगता नहीं आज मैं पेड़ काट पाऊंगा। अब केशव झील वाले जंगल की तरफ जाता है। उस दिन जो पेड़ काटे थे वही पेड़ आज भी काट कर मालिक से बेचूंगा। उसके मुझे अच्छे पैसे मिल गए थे और वो बस झील के किनारे मिलते हैं। इतना बोलने के बाद केशव झील के किनारे पहुंचता है और जैसे ही लकड़ी काटने लगता है वैसे ही कमजोरी महसूस कर केशव के हाथों से उसकी कुल्हाड़ी छूट जाती है और सीधे पानी में जा गिरती है। कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। अब मैं क्या करूं? ये झील तो इतनी गहरी है। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा और अपने घर कैसे चलूंगा? केशव फूट फूट कर रोता है। तभी जल देवता प्रकट होते हैं। अरे केशव, रोना बंद करो और देखो मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी देने आया हूँ। जल देवता, मुझे मेरी कुल्हाड़ी लौटा दीजिए। मैं बेहद गरीब हूँ और पास के गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। केशव, रोना बंद करो। मैं तुम्हें तुम्हारा कुल्हाड़ी लौटाने आया हूँ। बताओ, ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? जल देवता चांदी की कुल्हाड़ी केशव को दिखाते हैं। नहीं नहीं, जल देवता, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। ठीक है, मैं अभी तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी ला कर देता हूँ। इस बार भी जल देवता पानी में डुबकी लगाते हैं और दूसरी बार में जल देवता सोने की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। ये कुल्हाड़ी तो केशव तुम्हारी ही होगी, मुझे पूरा विश्वास है। नहीं नहीं जल देवता, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मुझे तो बस अपनी ही कुल्हाड़ी चाहिए। ये कुल्हाड़ी भी तुम्हारी नहीं है। फिर से जल देवता डुबकी लगाते हैं और अब की बार केशव की लोहे की कुल्हाड़ी थी। ये कुल्हाड़ी तो अब तुम्हारी है ना केशव? हाँ हाँ जल देवता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यही है वो कुल्हाड़ी जिससे मैं लकड़ियाँ काटता हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ। केशव, तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी तरफ से ये चांदी और ये सोने दोनों ही कुल्हाड़ी देता हूँ। अब केशव भी उन कुल्हाड़ी को लेकर खुशी खुशी सुनार के पास पहुँचता है, लेकिन केशव को सोने और चांदी की कुल्हाड़ी ले जाता हुआ रामू देख लेता है। सुनार जी, ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मुझे बेचने हैं। आप इसके कितने दाम मुझे दे सकते हैं? ये मुझे जल देवता ने दिया है। केशव उस कुल्हाड़ी को सुनार को बेच देता है, लेकिन इधर रामू खुद से कहता है, ये कुल्हाड़ी केशव को जल देवता ने दिया है ना, अब मैं भी जल में कुल्हाड़ी फेंक कर जल देवता से सोने और चांदी के कुल्हाड़ी मांगूंगा। अब यही सोचकर रामू झील के किनारे पहुंचता है और अपनी कुल्हाड़ी फेंक कर रोने का नाटक करने लगता है। अब जल देवता पानी से प्रकट होते हैं, लेकिन वो तो सब जानते थे। दुष्ट, तुम जिस उद्देश्य से यहाँ आए हो वो कभी पूरा नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से, और यहाँ दोबारा आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपनी लहरों में समा लूंगा। भागो, जल देवता क्रोध में है, कोई तो मुझे बचाओ। तो देखा दोस्तों, कभी भी इतना लालच मत करो कि वो आपको खत्म करने की ताकत बन जाए, और इसीलिए भी